36 कॉलेज एफिलेटेड थे, एक शेड्यूल कास्ट नहीं था मेरे अलावा, मुझे भी निकाल दिया। इतना ब्राह्मणवाद था। आगरे से एमए किया ड्राइंग एंड पेंटिंग से, फिर मैं आगरा कॉलेज में लेक्चरर हो गया। पता लगा शेड्यूल कास्ट है। ये तो प्रोफेसर लक्ष्मण जी और ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो 1972-73 की बात बता रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? तो मैं वहाँ पर लेक्चरर लग गया। उनको मेरी कास्ट पता नहीं थी, लग गया। शक्ल सूरत भी ऐसी नहीं लगती थी। तो बाद में पता लगा तो एडहॉक रहा, मुझे निकाल दिया। मैंने मुकदमा दायर किया। मुकदमा दायर किया तो मेरा जो 2 साल जूनियर था, वो आप बोलते हैं ना नॉट फाउंड सुटेबल, वो मेरे आ गए। आपके साथ जातिवाद होता रहेगा, आप दौड़ते रहिए। हाँ। मतलब जहाँ भी पावर सेंटर्स है या नाम शोहरत पैसा वहाँ जाती कुछ नहीं होगा। मेरे साथ खास मेहमान हैं चित्रपाल आसीवाल। चित्रपाल जी ने पूरी जिंदगी पेंटिंग की है, पत्रकार भी कह सकते हैं, न्याय चक्र भी चलाया है इन्होंने। और एक तस्वीर जो आजकल देश भर दुनिया भर में जो संविधान पर जो बाबा साहब की तस्वीर बनी हुई है, वो तस्वीर भी इन्होंने ही बनाई है, जो आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे। बाकी चित्रपाल जी का ये काम भी आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो आपको दिख रही है वो इनका काम है। और सोचिए कि टीवी अखबार न होने की वजह से आखिर इस देश में बहुजन प्रतिभाओं को, खासकर जो शोषित वंचित समाज से जो पत्र निकले लोग, चाहे वो नेता हों, कला पेंटर हों, मुद्रा राक्षस जैसे लोग जानते हो आप, कहानीकार हो, पत्रकार हो, कलाकार हो, गुमनामी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि आपके पास न टीवी है न अखबार है। और जातिवाद का ऐसा जहर इस देश में है कि वो जो लोग जो अपनी जातीय पेशा से निकले और जिन्होंने कला में, सिनेमा में, आर्ट्स में या उन जगहों पर पैर जमाने की कोशिश की जहां उनका परमिशन नहीं था, जातिवादियों ने परमिशन नहीं दी थी, फिर उनके साथ जातिवाद होता रहा। लेकिन इन तमाम हालतों के बाद चित्रपाल जी ने पूरा बहुजन राजनीति को भी देखा है, इस देश के लोकतंत्र को भी देखा है। और आज भी ये बाबा साहब की जो आदमकद प्रति पेंटिंग देख रहे हैं, ये इनके नायाब चित्रकारी का कमाल है। शुक्रिया हमें तो पहले समय देने के लिए, और आपको भी। ये सफ़र कितने साल का हो गया? मेरा सफ़र हो गया 65 साल का, बचपन से ही करते आ रहे हैं। अच्छा, आप चित्रकारी बचपन से? मेरे बड़े भाई थे, वो सिनेमा में 1948 में और 48 से बैनर बनाया करते थे, तो उनका प्रभाव हम पे पड़ा। वो फिल्मों के बैनर। अच्छा, फिल्मों के बैनर बड़े पहले पुराने जमाने के अंदर हाथ से बने हुए बैनर लगते थे। जी जी जी। हाँ, मकबूल फिदा हुसैन भी बैनर ही बनाते, वो बैनर बनाते थे 1935-36 के अंदर। हाँ, तो और आपके भाई 48 में? 48 मुंबई में या दिल्ली में? दिल्ली नहीं, आगरा में। आगरा, मैं आगरे का निवासी हूँ। जी जी जी। और जी, फिर आगरे का निवासी हूँ, वहीं से मैंने ये चित्रकला बचपन से सीखी। और थोड़े से बचपन में ही, थोड़े जैसे 10-12 साल के हुए तो रेखा चित्र बनाया करते थे पेन से, जो हिंदी की किताबों में जैसे कवि हुआ करते थे, उनके फोटो उसके अंदर छपते थे। और बाकी जो जोलॉजी बॉटनी के चित्र बनाना पेन से, अब तो फोटोग्राफ में चलते हैं तो वो छपते थे। तो पहले वो लाइनिंग वर्क, जो पेन वर्क था, वही छपा करता था किताबों में, बॉटनी की, जोलॉजी किताबों में, हिंदी की किताबों में। तो वो करते करते फिर पोर्ट्रेट बनाने लगे, फिर अर्निंग भी होती रही पोर्ट्रेट बना के। सब पहले ज़माने में हर अपने बड़े बूढ़ों की फ़ोटो बनवाते थे, घर में लगाते थे। अब रिवाज नहीं है ये। तो ख़ासकर ये चला ये हिंदुत्व का तक, घर में मरों की फ़ोटो मत लगाना, ये नहीं लगाना, तो लोग बंद हो गए, उसी से करते थे। मैं बनाता था तो एक डोरीलाल अग्रवाल जी ने अमर उजाला निकाला था, उसमें भी मेरे चित्र निकलते थे। फिर क्या हुआ कि वो सत्यनारायण गोयल थे, उसके अमर उजाला के फोटोग्राफर हुआ करते थे। एक जगह दीनदयाल उपाध्याय थे आगरा के अंदर, तो सत्यनारायण जी ने कहा भी इनकी फ़ोटो खींच लो। मैंने फ़ोटो खींच ली। उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय बोले कि भाई ये बच्चा है ना, इसको अपने उसमें ले लो। अब वो मेरे पीछे पड़ गए कि देखो उन्होंने कहा है। मैंने कहा मैं आरएसएस से जलता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं नहीं जाऊँगा इनकी तुम्हारी शाखाओं में, सुबह किसी हालत में नहीं जाऊँगा। चुप लगा गए। हालांकि बड़ी सादगी भरे थे दीनदयाल उपाध्याय,
अपने हाथ से धोती धो रहे थे वो नल के नीचे। तो मैं गया नहीं, मैं आरएसएस को ये दीनदयाल उपाध्याय से आपकी दीनदयाल बातचीत हुई? उपाध्याय, हाँ हाँ, मैंने अम्बेडकर साहब को देखा है। बाबा साहब को आगरे में जब स्पीच हुई थी 1956 में मार्च में, तो हमारे यहाँ लेदर का काम होता था। उसके दूर ही जाटवों का मोहल्ला था जो जूते बनाते थे, और हम चमड़ा, ये भेड़ी होती है ना, भेड़ की खाल की काटते थे। तो वो बाबा साहब आए थे, तो मैं तो 10 साल का था, मेरे बड़े भाई ले गए थे बाबा साहब के वहाँ पास में। हम खड़े हुए थे, वो बैठे हुए थे, बात कर रहे थे जाटवों से, जो हमारे खटीक समाज नहीं जाता था वहाँ पर। उनका इतना हिम्मत नहीं था, वो ज़्यादा उसी तरह सोचते थे जो मनुवादी सोचते हैं। तो वहाँ पर एक मंदिर था, छोटा सा मंदिर था, विष्णु भगवान की और शंकर जी की मूर्ति लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा इसको हटाओ। तो अंता थे वहाँ पर उस समय, उन्होंने मूर्ति तोड़ दी और नाले में फेंक दी। मतलब मैं गवाह हूँ इस बात का। 56 में? 10 साल का बच्चा था मैं। आज तो जेल चले, केस कर देंगे आज तो, अरे आज तो मार ही देंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, वो तोड़कर हमारे उसमें नाला भी बहता था, बड़ा नाला था, उसमें फेंक दिया। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते हैं। अंधविश्वास के खिलाफ। और उन्होंने वो जाटव लोग उसकी मूर्ति को पूजा करते थे वहां पर, बाबा साहब के कहने से करा उन्होंने, फिर उन्होंने पूजा पाठ बंद कर दिया था। तो आपकी पढ़ाई लिखाई फिर कहाँ हुई? फिर मैंने आगरे से एमए किया ड्राइंग एंड पेंटिंग से। फिर मैं आगरा कॉलेज में लेक्चरर हो गया। पता लगा शेड्यूल कास्ट है, ये तो प्रोफेसर लक्ष्मण जी, और ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो 1972-73 की बात बता रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? तो मैं वहाँ पर लेक्चरर लग गया, उनको मेरी कास्ट पता नहीं थी, लग गया, शक्ल सूरत भी ऐसी ही लगती थी। तो बाद में पता लगा तो ऐड हो रहा, मुझे निकाल दिया। मैंने मुकदमा दायर किया तो मेरा जो 2 साल जूनियर था, वो आप बोलते हैं ना नॉट फाउंड सूटेबल, वो मेरे आगे लग दिया, मैं रह गया। फिर एक भोपाल मुकदमा लड़ा। उस मुकदमे के ये हुआ कि कभी जगजीवन राम जी से मिल रहे हैं, कभी चौधरी चरण सिंह जी से मिल रहे हैं, पूरा केस को लेकर उसको। फिर मुकदमा किया, और कोर्ट ने भी हमारे खिलाफ दे दिया। इन नेताओं ने कोऑपरेट किया? कुछ नहीं किया। छत्रपति अम्बेस हुआ करते थे, आपको पता होगा आगरे में। लगभग यही हालात थे आज। हाँ, जैसे बिल्कुल हालात आपके साथ जातिवाद होता रहेगा, आप दौड़ते रहिए। हाँ, अरे मैं बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको लिए। छत्रपति अम्बेस जी को लेकर मैं लखनऊ पहुंचा एजुकेशन सेक्रेटरी के पास, और गुलाब सहरा भी थे, एमएलए थे वो गुलाब सहरा। उन्होंने वहाँ पर मिला, फिर मैं मिला उनके, मैंने कहा ये एमए की मिलना है, मेरा काम करिए। अब वो मुझे ले गए तो उनके पास में जो एजुकेशन वो होता है सेक्रेटरी, उन्होंने किया, उन्होंने उसको रफा दफा कर दिया, वो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में कुछ देर बाद में एज ए ड्राइंग पेंटिंग का लेक्चरर है वाशने कॉलेज अलीगढ़ में लग गया मैं। ये आ गया अब 76, इमरजेंसी लगी हुई है, मैं वहाँ चला गया वाशने कॉलेज में, वहाँ लग गया। 3 साल में हेड ऑफ पे रहा, 3 साल के बाद में मेरे बड़े भाई थे ताऊजी के लड़के, उनकी ससुराल अलीगढ़ में थी, वाशना कॉलेज अलीगढ़ में है। एक बार स्टाफ रूम में हम बैठे थे शंभू जी, तो हमारे उनके जो ससुर थे वो वाशना कॉलेज का सफाई वगैरह का काम दिया करते थे, पुताई वगैरह होती है ना, सरदार थे वो हमारे समाज के, दिल्ली गेट में रहते थे अलीगढ़। वो जब घुसे तो मैं स्टाफ रूम में बैठा, उन्होंने देखा जी यहाँ कैसे बैठा हुआ है। मैं तो डरता था, पता ना लग गया, आगरा कॉलेज का मुझे अनुभव था। वो मेरे स्टाफ रूम में चले आए, कहने लाला जी आप यहाँ कैसे? मैं चुप, सो गया, मैं ये क्या कह रहे हैं। तो वो हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मधुकर चतुर्वेदी, उनसे बोले कि ये हमारे लाला जी हैं, मेरे दामाद के छोटे भाई हैं, उनको पता थी तो शेड्यूल कास्ट है। चुप हो गए, वो चले गए। क्या क्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल मुझसे कहते हैं कि अब आप यहाँ से जाइए। चतुर्वेदी ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से वहाँ भी नौकरी नहीं कर सकते हैं। राजेश भाई यहाँ से, आपने बताया नहीं आप शेड्यूल कास्ट है, ये मुझ पर आरोप था। आप यकीन करिए कि मैं बस अड्डे तक वाशना कॉलेज से रोता हुआ गया। उसके अच्छा उसमें एक और केस था, गुलाब सहरा के साथ मैं एजुकेशन सेक्रेटरी से मिला। समझ एजुकेशन सेक्रेटरी थे गोपी अरोड़ा। वो कहते हैं कि भाई देखेंगे हम बाहर आ गए। बाद में कहते हैं शेड्यूल कास्ट यहाँ भी आने लगे लेक्चरशिप में।
मैंने कहा ये है बड़ा ग्रुप है, लौट के आ गए हम। वो गोभी अरोड़ा बाद में इंदिरा गांधी के सचिव बने थे, IAS थे वो, जो 80 में इंदिरा गांधी आई तो उसके सचिव बने थे वो। मतलब आज से ज्यादा जातिवाद का कहर था, अब छिप छिप के हो रहा है, उसमें खुलेआम हो रहा था। खुलेआम हो रहा था। मैं कोर्ट में भी हारा, जज ने मेरे खिलाफ फैसला दिया कि साहब है। और जज ध्यान- साहब का क्या नाम था? मुझे बहुत पुरानी बात हो गई, ध्यान नहीं है। समझ लो। और ये वासना कॉलेज के अंदर मेरे स्टूडेंट की नियुक्ति करी मेरी, तो मेरी एक तो प्रिंसिपल की लड़की थी। फिर उसके बाद दिल्ली कैसे? फिर उसके बाद फिर क्या उसके हुआ? बाद मैं पागल सा हो गया। हाँ, परेशान हो गया नौकरी। पागल पाप हो गया, आ गया। फिर बैठा रहा, बस रहा, और कोई काम आता नहीं था कि कहीं कोई और नौकरी कर लूँ। फिर एक साहब आए, कहने लगे यार मोहन मेकिन में जरूरत है आर्टिस्टों की। मोहन मेकिन का कंपनी है गाजियाबाद में, तो वहाँ चलो। तो वहाँ मैं नौकरी करने लगा। सुबह 8 बजे पहुँचना था। प्राइवेट जॉब। डेली वेजेज, प्राइवेट भी नहीं, डेली वेजेज जो। बाद में छोड़कर फिर मैंने ट्यूशन करना शुरू किया। फिर मुझे ट्यूशन बनी DLF वालों की बच्ची की, ये नवीन जिंदल की भाभी। इन सबको पेंटिंग सिखाते थे? मैं पेंटिंग सिखाते थे। नवीन डालमिया हाउस, ये अब भी मुझे मानते हैं, बुला लेते हैं, बात करते हैं। फिर गुजारा चल जाता था। बच्चों की पढ़ाई में लग गया। 4 बच्चे थे मेरे, 3 लड़कियां 1 लड़का। मैंने सबको पढ़ाया। आज क्या कर रहे हैं बच्चे आपके, सबके बारे में बताइए। भाई बड़ी लड़की है मेरी रुचि, वो मल्टीनेशनल कंपनी में है। उसने यहाँ से हिंदू कॉलेज से MA किया। फिर पूना से उसको मैंने जर्मन लैंग्वेज में वो कराया। 2 साल का था वो। वहीं पर वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई वहाँ जर्मन लैंग्वेज में। वहीं कंपनी आ गई, कंपनी में वहाँ लग गई। तो फिर वो उसी की हो गई। आर्कोलॉजी जो उसका बड़ा शौक है, तो वो वहाँ पर है। ये छोटी लड़की मेरी जज है। इसने LLM भी किया, LLB किया, ग्रेजुएशन किया, GRF भी किया, इम्तहान दिया, पास हो गई। तो 5 साल से है। अब तो ये कोर्ट में है, मुझे छोड़ कर जाती नहीं है। हम यहीं रहना चाहते, इसको अपना मकान मिल जाता है, पर जीव हमें छोड़ना नहीं चाहती। फिर उसके बाद एक लड़की वकील हुई, उसको भी लॉ कराया। उसकी शादी कर दी छोटी वाली की। वो ऐसा ब्याह यहाँ रहती है पास ही, यहाँ पर ये रहते हैं। वो प्रैक्टिस कर रही हैं? वो प्रैक्टिस कर रही थी, की लड़की हो गई, प्रैक्टिस कर रही थी। और 3 बच्चे हो गए। और छोटे लड़के ने वो निफ्ट के अंदर किया, तो उसको निफ्ट के अंदर उसको पढ़ने के लिए बम्बई भेज दिया। बड़ी कोशिश की दिल्ली में हो जाए। पासवान जी से मैंने वो लिखाई, शरबत लिखाई, नहीं हुआ। पासवान जी नहीं करा पाए, तो वो बॉम्बे में वहाँ पर है, बेंगलोर के अंदर है। अच्छी पोस्ट। तो उसके बाद आपने सरकारी नौकरी नहीं की? मैंने कोई नहीं की सरकारी नौकरी। उसके बाद क्या, कैसे संघर्ष आगे बढ़ा? ट्यूशन ही करते रहे, बस पढ़ाते रहे। पेंटिंग का काम मिल जाता था करने के लिए, पोर्ट्रेट वगैरह ये करते रहे। जिंदगी ज्यादा बेहतर होती अगर उधर होते तो? सिस्टमेटिक होती। बहुत संघर्ष करना पड़ा। हाँ, किस तरह का फिर संघर्ष? फिर रामविलास जी से कैसे जुड़े? तमाम नेताओं से? रामविलास जी के हम कैसे जुड़े कि ये अखबार में पढ़ा आगरे के अंदर, भाई कोई व्यक्ति इतने वोटों से जीता है, बड़ा जीता, तो उसको देखना आए थे हम पासवान जी को। 12 जनपद मिल गया था? नहीं, 12 जनपद नहीं था वो साउथ एवेन्यू में रहते थे। अच्छा। वहाँ पर तो मैंने उनका स्केच बना दिया, बट देखकर प्रभावित हो गए। मुझे शेड्यूल कास्टों के अंदर पेंटिंग के रूप में कोई भी बड़े बड़े नेता देखे, बड़ा समाज देखा, पासवान जी मिले मुझे, जिनको पेंटिंग में इंटरेस्ट था। कोई नहीं मिला। तो आप पहले दिन आए और उनका पेंटिंग बना दिया? मैं तो फटाफट आपको बना दूंगा अभी इसका। हाँ, मतलब उस दिन क्या हुआ? उस दिन उनसे मिलने गए, उनका स्केच बना दिया। वो देखते रहे, कहना आपका नाम क्या है? कि मैंने कहा चित्रपाल, के नाम भी ऐसा, ये भी ऐसा। फिर मैंने उनको ऑयल पेंटिंग बना के दी। ये 80 आ गया, इस दरमियान 80 आ गया। फिर दोबारा जीत के आए, फिर आना जाना हुआ। फिर वो मीटिंग करी कि भाई हमें वो निकालना है, मैगजीन आर्ट का काम करो। वो सरदार जी हुआ करते थे, गुरुचरण, मैं और पासवान जी। एक मीटिंग हुई, नया चक्र निकालते रहे। कितना अभी भी नया चक्र से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम जाता है, लेकिन अब मेरा को चला वाला नहीं जाता है, काम भी नहीं होता इस तरह से। तो वो बंदी हो गया एक तरह से। नया चक्र बंद हो गया ना? ये इसकी पता नहीं।
शराब जी क्या करेंगे उसका पता तो नहीं। जो एक जो पेंटर्स जैसे पिकासो हम लोग सुनते हैं, जो मान सम्मान है फ्रांस में उनका, यहाँ भी बहुत सारे पेंटर हुए, लेकिन आपको कभी मीडिया में, टीवी में, अखबार में स्पेस नहीं मिल नहीं पाया। मिला। एक तो होता है एग्जीबिशन वगैरह करो, एग्जीबिशन में क्या होता है 1 लाख रुपए का खर्च आ जाएगा, तो हम इससे बचते रहे। और फिर ये ये होते हैं ना, ये जो समीक्षा लिखते हैं ये भी सब ब्राह्मण होते हैं, ये कभी नहीं लिखेंगे, हमें आएंगे भी नहीं, कभी नहीं आएंगे। कला के क्षेत्र मतलब जहां भी पावर सेंटर्स है या नाम शोहरत पैसा है वहां वहाँ जाती कुछ है। नहीं होगा। भाषणे के कॉलेज के चक्कर के अंदर हम मिले छत्रपति अम्बेडकर से, मुझे लखनऊ ले गए। लखनऊ से कहने लगे चलो मैं वहाँ चलते हैं चंद्रभानु गुप्ता जी। मैं चंद्रभानु गुप्ता के पास चले गए। सब बैठे हुए थे, एंट्री भी पहने हुए, बनियान में बैठे हुए, खुला तखत। मुझे बाहर बैठा गए खिड़की से, और वो अम्बेड जी उनके पास चले गए, छत्रपति अम्बेडकर। तो वो पूछे कि आप ऐसा कैसे हो? अरे मुझे मुरारी देसाई ने पेशाब पिला दिया पी लिया, मेरी हालत में बीमार पड़ गया। ये मुरारी देसाई ने बहुत लोगों को बीमार किया हो पेशाब पिलाने के चक्कर में। चंद्रभानु गुप्ता मेरे सामने ही बता रहे हैं। फिर मैं इसके बाहर खिड़की खुली थी, मैं क्या कहूँ, ये पॉलिटिकल बात कर रहे थे, इमरजेंसी लगी हुई थी। मैंने चंद्रभानु गुप्ता का स्केच बनाना शुरू कर दिया। हाँ, बाहर से अच्छा, मुरारी देसाई से कभी मिले? वो सही में अपना पेशाब पीते थे? नहीं, मैं नहीं मिला कभी। और दूसरे को भी लेकिन पिलवाया, वो जो केस सबको कहते थे वो कहने को, और उसमें उनकी बड़ी उन दिनों बड़ी वो भी होती बहुत थी, आलोचना होता था। ये था। अब वहां से मैंने बनाया, वो बोले अम्बेड जी ये लड़का पत्रकार है। रमेश जी बोले ये पत्रकार नहीं चित्रकार है। तो मैंने ये स्केच दिखाया, वो इतने खुश हुए, अपने एडी जी को बुलाया, यहाँ ये सब फ्रेम करा कर आओ। हमें उससे काम था, एजुकेशन सेक्रेटरी से। और बाशने कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन था, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं था ड्राइंग एंड पेंटिंग में। इन्होंने अप्लाई किया हुआ था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो मैंने कहा जी पोस्ट ग्रेजुएशन करना, मेरी नियुक्ति हो जाएगी। उन्होंने सब फ़ोन किया एजुकेशन सेक्रेटरी, मेहरोत्रा थे उस समय। आप समझिए आदेश लेकर वो बैठे हुए थे। फिर बाशने कॉलेज में एमए खुल गया। लेकिन जब मैं आया तो वहाँ एस.सी. गुप्ता प्रिंसिपल थे। एकदम से ये जो मैंने पहला वाक्य बताया था कि आप यहाँ से जाइए, एमए खुलने के बाद मेरे साथ हुआ था। ये लक्ष्मण जी कहते हैं ना, ये लोग ऋतु जी, बहुत भयंकर काम था वो। आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। एक चक्कर में इमाम बुखारी से मिला। इमाम बुखारी ये नहीं, इनके पिताजी थे, मोटे से थोड़े। उन्होंने भी मेरे आगरा कॉलेज के लिए, उस समय कमिश्नर जो होता है, रीजनल कमिश्नर होता है, वो आगरा कॉलेज का चेयरमैन होता है, तो उनका रिश्तेदार था बुखारी साहब का। उन्होंने चिट्ठी लिखी। जब बुखारी ने आपकी मदद करने की कोशिश हाँ, मदद की। उन्होंने चिट्ठी लिखी मेरे को, इमाम बुखारी साहब ने। मैं लेके गया, और मैं MP छनपाड़िया हैं, बीजेपी के हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके साथ गया था। ये दिल्ली में ही रहते हैं। लेकर दिया तो प्रिंसिपल ने, वहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी थी, जो ब्राह्मणों की और बनियों की, उन्होंने चेयरमैन की बात नहीं मानी, कहीं कमिश्नर आयुक्त आगरा मंडल की बात नहीं मानी। अश्विनी कुमार का, जो अश्विनी कुमार लड़का था जो मुझसे जूनियर था, उसका पेमेंट हो गया। पहले भी वैसी नौकरी मिलती थी जुगाड़ से, और आज भी वही हो रहा है। 36 कॉलेज आगरा यूनिवर्सिटी से, शंभू जी 36 कॉलेज एफिलेटेड थे, एक शेड्यूल कास्ट नहीं था मेरे अलावा, मुझे भी निकाल दिया। इतना ब्राह्मणवाद था। फिर जीवन कैसे, आपने इतने बच्चे कैसे पाले? ये आप शानदार घर में अब रह रहे हैं। ये मकान मुझे उसने LG ने दिया था। मैं मोहन में लग गया। वहाँ पर क्या हुआ कि वो ब्लड डोनेशन करते हैं मोहन वाले, तो वहाँ जो LG आए हुए थे, HLL कपूर, वो किराए पर रहता था यहाँ पर। रोज ये होता था, निकलो खाली करो खाली करो। LG साहब आए, मैंने उनको, उनकी खासियत क्या थी, वो मिलिट्री के थे, उनकी नाक बड़ी लंबी थी। तो मुझे अजीब लगा, यार अजीब शहर है। तो मैंने लेटर पैड था, उनका स्केच बना दिया। वो देख रहे थे बख्शी साहब हमारे मैनेजर, वो लेटर पैड उनको दे दिया। वो आर्ट के इतने शौकीन थे, अरे बाबा तुमने कमाल कर दिया, क्या नाम है आपका? मैंने चित्रपाल है। तो कहाँ रहते हो? मेरे पास मकान ही नहीं है। मैं कहाँ रहता हूँ? उसने मेरे पास आना। और मैंने कहा LG हाउस कौन जाए?
इतने में क्या हुआ कि वहाँ के जो मैनेजर थे इस पे मोहन मेकिन पर रेड पड़ने वाली थी। देखिए आपको एक ऐसा किस्सा बता रहा हूँ, रेड पड़ने वाली थी, तो मैनेजर मेरे पास आया, चित्रपाल जी हाँ जरा एलजी साहब का पोर्ट्रेट बना दो। मैंने ठीक है, मतलब नौकरी करना, मैंने पोर्ट्रेट बना दिया। पोर्ट्रेट लेकर ये चल दिया एलजी हाउस, मतलब मोहन नगर से सीधी सड़क जाते हैं ना, एलजी पहले नहीं रहते थे, अब रहते हैं। ये चल दिए, इनको शारदा के पास ये ध्यान आया कि एलजी साहब ने अगर कोई करेक्शन बता दिया तो हम क्या करेंगे, समझ ही नहीं आएगा, यार चित्रपाल को साथ ले लो। मुझे ले लिया उन्होंने, मुझे बाहर बैठा गए, मिलने चले गए एलजी साहब से। एलजी साहब ने जो पेंटिंग देखी, कहने लगे अरे ये चित्रपाल ने बनाई है, बुलाओ इसको। मैं साहब अंदर चला गया, उन्होंने एलजी साहब ने अपनी बेटी को बुला ली, अपनी वाइफ को बुला ली कि साहब इन्होंने पोर्ट्रेट बनाई है, मेरी तो 1 मिनट में बना दी थी। वो इस तरह से कहने लगे तुम आए नहीं मेरे पास, एप्लीकेशन लाओ। और फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ ऐसे में। उन्होंने भनौत उबज दी, तब भनौत को लग लगी, भनौत इनकी एप्लीकेशन लिखी, और टाइप करी, तो एक मेरा मुझे मकान मिल गया बड़े सस्ते में। कुछ लोग मिले जो जो हाँ, प्रभावित हुए। मुझे एलजी साहब जैसा कोई नहीं मिला, जैसे जिस तरह से ढंग से कोई पेंटिंग का दीवाना नहीं होता है, इस तरह का। उसके बाद किन किन लोगों के साथ काम करने का और मौका मिला? फिर मैं ट्यूशन करता रहा, फिर ये कैपिटलिस्ट जितने भी हैं बड़े बड़े, इनके यहाँ ट्यूशन पढ़ाना, घर आना, बच्चों की तरफ देखना, पेंटिंग में लग जाना। अब सिर्फ रामविलास पासवान जी के जाना, उनके द्वारा जो भी मिल जाते थे। अभी एक आपको एक किस्सा बताऊँ, मैं कहना नहीं चाहता इस पर। मैंने ये पेंटिंग बनाई, ये संविधान दे दो, कहने लगे वो पेंटिंग तुमने बनाई है, मुझे घर में लगानी है। मैं ले गया उनको, तो कहने लगे मैं प्राइम मिनिस्टर को दिलवा दूंगा। मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? ये मोदी। पासवान जी ने कहा। मैंने पासवान जी कहने लगे मेरे से कि तुम ये पोर्ट्रेट को, तस्वीर को फ्रेम कराता हूँ मैं तुम्हें मोदी साहब को दिलवा दूंगा, अपने हाथ से फोटो खींच जाएंगे। मैंने कहा मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। मैंने इतनी हंसी पासवान जी की जिंदगी में नहीं देखी। मैं तो शक्ल देखना नहीं चाहता। अब तो उसको उन्होंने समझाया नहीं कैसे नहीं, मैंने कुछ नहीं, नहीं वो बड़े अंदर से जलते थे, क्या बात कर रहे हैं, बड़ी बात होती थी मेरी। जातिवाद के हमेशा खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ है। अब देखो मिनिस्टर बन गए, वो नहीं होते पार्लियामेंट में तो जी इसका एक्ट पे नहीं होता। उन्होंने बड़ी बहस करी है ना उसकी, ये नहीं करेगा लड़का। चिराग लेकिन आपका सम्मान करते हैं, पैर भी छूते हैं, तो क्या करें उससे, जो आइडियोलॉजी नहीं है, जो जहाँ तक तुम मान हो गया। हमारे यहाँ तो हम तो कहने नहीं देते, हमारे बच्चे कोई तो आप अब, लेकिन अब तो हालात बदले हैं। अब इस तरह के जो जातिवादी लोग हैं वो उस तरह, अब उनको लगता है कि अब इस तरह जो आपके साथ हुआ अभी नहीं, अब नहीं है, अब इतना नहीं है, लेकिन अब बहुत महीन तरीके जैसे लक्ष्मण यादव के साथ है, डॉक्टर रितु के साथ, अब इस तरह से होगा। और ये जितने भी लेक्चर लग जाते हैं, मैं डिग्री कॉलेजों की बात कर रहा हूँ पेंटिंग का, तो उनके साथ होता है ये। तो अभी भी अब क्या रूटीन है आपका? अब तो मैं पढ़ा रहे बच्चों को ट्यूशन? नहीं, मैं अब नहीं चलता, मैं जाया नहीं जाता, इतनी दूर दूर हुआ करता। नहीं, अगर बच्चे हाँ ना चाहे तो यहाँ मैं बुलाऊंगा नहीं। वो इतने बड़े बड़े घरों के बच्चे होते हैं। सावित्री डीएलएफ की मालिकिन है वो। ये भी ये मालिकिन है, जो क्या नाम है इसका, वो भी सावित्री जिंदल ग्रुप की मालकिन है। सावित्री जिंदल और अनुष्का जिंदल, ये नाम है। नहीं, इसकी डीएलएफ की बता रहा हूँ मैं, डीएलएफ केपी सिंह। तो इन परिवारों के बच्चों को आपने ड्राइंग सिखाया? हाँ, मुझे जानते हैं अच्छी तरह। क्या फीस लेते थे उस समय? 1,000 रुपया घंटा, बस ऐसे ही चलता था। और भी टीचर आते थे, देखिए मैथमेटिक्स का आ रहा है, किसी का है, वो मुझे स्पेशल ज़्यादा था नहीं देते, लेकिन उनको शौक होता था। जैसे दीपिका जिंदल है, कितने वो खुद सीखते थे। इनको सबको पेंटिंग का बड़ा शौक, और कोई शौक नहीं होता। तो उनके घरों में भी आपकी पेंटिंग तो लगी होगी? नहीं लगी होगी, डालमिया हाउस में लगी हुई है, अभी बनवाई थी मुझे उनकी, डालमिया जी की पोती ने, मृदुहरी डालमिया है, पृथ्वीराज रोड पर रहते हैं, पेंटिंग बनवाई थी उसने अपनी, तो मैं बना देता। 5 लाख से कम में तो पेंटिंग मिलती नहीं, मैं इतना नहीं है। 1 लाख हमारा, हम लोग इतने फेमस एक्टर वो नहीं है ना, वो 5 लाख तो बहुत बड़े आर्टिस्ट लेते हैं। नहीं, लेकिन काम तो आपका शानदार। अब नहीं देते हैं, और हमारा अब जहाँ वो उम्र भी गुजर गई, लेकिन काम अभी कर रहे हैं। काम मैं करता हूँ, कोई मिल जाता है। अब थोड़े दिन से ये दर्द हो रहा तो नहीं कर रहा हूँ मैं,
कुछ ना कुछ मैं करता लेकिन रहता हूँ। एक अब वो है, संतुष्टि है कि विचारों पर चले, कभी समझौता नहीं किया ना किसी के सामने की मैं राय किस है। ना मैं कोई पूजा नहीं, मैं कभी जिंदगी में आप समझो कि मंदिर नहीं गया। आप यकीन करोगे कोई बाबा मंदिर साहब के अनुयायी हैं। बात पक्के मरना एक एक नस नस के अंदर है। और बाबा साहब की पेंटिंग बनाता रहता हूँ, अब भी बनाई है मैंने। कभी लगा कि अगर थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेते तो जीवन में ज्यादा सफल हो जाते? नहीं, इसमें तो मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अब जीवन ही जब खत्म हो गया तो क्या सक्सेस होती है, किसी ने वैसी तो वाली बाबा साहब के विचारों पर चलने से ये तो हुआ ना कि आत्मसम्मान और घोष आप बच्चों का फ्यूचर और आपने जी पढ़ाई लिखाई ये सब आत्मसम्मान से जिए और तमाम व्यसन से दूर रहे। मुझे बाबा साहब ने एक एक बच्चे को मुश्किलों में पढ़ाया हमने, ऐसा नहीं है। और कोई बेनिफिट नहीं लिया, ये फीस माफ होगी ये होगी, ऐसा कुछ नहीं, पूरी फीस दी है हमने नहीं लिया। रिजर्वेशन का वो होता है, 4 बच्चे को पढ़ाना दिल्ली में अब कितना मुश्किल है। तो सोचिए, हर एक सफल शख्स की वही कहानी है। चित्रपाल जी अब बहुत सफल शख्सियत हैं और इनके पेंटिंग्स भी जरूर देखिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जातिवाद महीन है, ये देश तभी बेहतर बनेगा जब इस तरह के जात सोचिए, देश ने एक कला मतलब एक इतने बड़े प्रतिभावान प्रोफेसर को निकाल दिया जातिवाद की वजह से। सोचिए अगर ये पढ़ाते तो कितने और हर समाज के बच्चे जो पढ़ने आते वो पिकासो बनते। आप समझिए, जब आप जातिवाद कर रहे होते हैं तो आप अपने ही प्रतिभाओं का कत्ल कर रहे होते हैं, गला घोट रहे होते हैं। प्रतिभा जाति देखकर नहीं आती है साहब, धर्म देखकर भी नहीं आता है, वो तो या तो मेहनत से आता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश के जो शोषित वंचित समाज हैं, जिनके पद मतलब पावर तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, लेकिन पद, पैरों में ताकत, कला ताकत, देखिए स्पोर्ट्स सिनेमा सब जगह डाइवर्स हो रहा है, तब जाके देश तरक्की करेगा। सोचिए उन जातिवादी मनुवादी प्रोफेसरों का जिन्होंने भारत के पिकासो के साथ जातिवाद किया और इसका नतीजा क्या हुआ। इनकी जिंदगी पर भी असर पड़ा, लेकिन आपने हजारों जो बच्चे जो सीखते उस कला को वो मिस कर दिया। जब ये हजारों छात्रों को सिखाते, वो टैलेंट इनको इंडिविजुअल घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ा, तो वो कला घरों में कैद रह गई। अगर ये कॉलेज में पढ़ाते तो वो दुनिया भर में फैलती। तो नुकसान बताइए किसका हुआ। फाइनली जातिवाद मनुवाद से देश का नुकसान हो रहा है। समझिए इस बात को, इस दर्द को, इस सच्चाई को। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जय धन्यवाद भीम। जय भीम। आप समझिए लोग हाँ ये देखिए कि एक सिलेक्शन कमेटी एक गुरु को लिखती है कि नॉट फाउंड सूटेबल, और उसके स्टूडेंटों को कहती है कि सूटेबल। ये अपने आप में अनोखी चीज मिलेगी आपको। सोचिए, 2 साल पढ़ाया उनको उस समय से एनएफएस चल रहा है। हाँ। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।